मैंने एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसका प्यार जुनून की हद तक आसक्त था, और हमारी बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली। माँ और बेटी दोनों हर समय मेरे प्यार की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थीं। उन्होंने तो एक दूसरे आदमी को भी घर ले आना शुरू कर दिया। वे जानबूझकर उसके साथ बेहद अपनापन दिखाती, सिर्फ इसलिए कि यह देख सकें कि क्या मैं जलन से तड़प उठूंगा। हर बार जब वे मेरी आंखों में दर्द देखती तो ऊपर से घबरा जाती, लेकिन अंधेरे में छिपकर उसी पीड़ा से रोमांचित भी होती। उनकी उंगलियां तक उत्साह से कांपने लगती थीं। मैं उनकी इस विकृत मानसिकता से पूरी तरह वाकिफ था, फिर भी मैंने कभी उनका पर्दाफाश नहीं किया। चुपचाप इस बेतुके नाटक में उनका साथ देता रहा। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दुर्घटना में मैं और लू यान जी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर का चेहरा बेहद गंभीर था। दोनों मरीजों की बाहें बुरी तरह टूट चुकी हैं, लेकिन इस समय हमारे पास सिर्फ इतना समय है कि पहले केवल एक व्यक्ति की पुनर्निर्माण सर्जरी की जा सके। दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन देर से होगा और उसके हाथ के हमेशा के लिए बेकार हो जाने का खतरा है। मेरी चेतना अभी पूरी तरह लौटी भी नहीं थी कि मैंने अपनी छोटी बेटी शेन यू की मासूम मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ सुनी। माँ, पहले अंकल लू को बचाइए। अगर पापा का हाथ खराब हो गया तो वे फिर कभी पियानो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तब वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। क्या आप भी यही नहीं चाहती कि पापा की पूरी दुनिया सिर्फ हम दोनों बन जाए? शेन चिंगली काफी देर तक खामोश रही। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पहले लू याना जी की सर्जरी करो। उस एक वाक्य ने ऐसा महसूस कराया मानो आसमान से बिजली गिरकर मेरे सीने पर आ गिरी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों तक सब कुछ सहते रहने का मुझे ऐसा निर्दयी प्रतिफल मिलेगा। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय मेरे मन में बस एक ही विचार था, जब मैं फिर से आंखें खोलूंगा तब इन दोनों माँ बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब होश आया, डॉक्टर ने भारी मन से बताया, बहुत देर हो चुकी थी। आपके हाथ की कार्यक्षमता अब पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। उस एक वाक्य के साथ मेरा पियानो वादक बनने का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उधर अपना दिखावा बनाए रखने के लिए शेन चिंगली और शेन यू पूरे समय लू यान जी की सेवा करती रहीं। इन कुछ दिनों में वे एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने कोई शिकायत नहीं की। कुछ दिन अस्पताल में चुपचाप बिताने के बाद घर लौट आया। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने वकील से संपर्क किया। मैंने तलाक के कागज तैयार करवाए। उसके बाद अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मैंने वह पासवर्ड डाला जो मेरा जन्मदिन था और उस कमरे का दरवाजा खोला जहां जाने की अनुमति मुझे कभी नहीं दी गई थी। दरवाजा खुलते ही मैं स्तब्ध रह गया। पूरे कमरे की दीवारें, मेजें, अलमारियां, हर जगह सिर्फ मेरी तस्वीरें थीं। यहां तक कि बंद अलमारियों के अंदर भी मेरी ही तस्वीरें सजी हुई थीं। सब लोग कहते थे कि शेन परिवार की माँ बेटी मुझसे कभी प्यार नहीं करती, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उनका प्यार सामान्य नहीं बल्कि बीमारी की हद तक जुनूनी था। मेरी दादी और शेन चिंगली की दादी बचपन की गहरी सहेलियां थीं। मेरे माता पिता के निधन के बाद मुझे शेन परिवार अपने साथ ले आया। पहली बार जब मैंने शेन चिंगली को देखा, वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर ठंडी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं उसी पल उससे प्रेम करने लगा। मैंने कई वर्षों तक उसका पीछा किया, लेकिन उसने कभी मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं। यहां तक कि जब उसकी दादी की इच्छा पर हमारी शादी हुई, तब भी उसका व्यवहार मेरे प्रति हमेशा ठंडा और बेरुखा ही रहा। फिर एक दिन संयोग से मैं इसी कमरे में आ गया और मैंने उसका सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। दिन में बर्फ जैसी ठंडी दिखाई देने वाली वही औरत रात के गहरे सन्नाटे में मेरी तस्वीरों को पागलों की तरह निहारा करती थी। जब मैं सो जाता तो चुपके से मेरे पास आकर मेरे होठों को दीवानों की तरह चूमती थी। और हमारी 5 साल की बेटी शेन यू भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। सामने से वह मुझे नजरअंदाज करती, लेकिन मेरी नजर बचाकर मेरे टूटे हुए बालों का एक एक रेशा संभाल कर रखती थी। वे दोनों मुझसे प्यार करती थीं, लेकिन उनका प्यार एक मानसिक विकार बन चुका था। वे मेरी पूरी दुनिया सिर्फ अपने इर्द गिर्द समेट लेना चाहती थीं। इसीलिए जानबूझकर मेरे साथ ठंडा व्यवहार करती, जानबूझकर लू यान जी को मेरे सामने लाती। वे चाहती थीं कि मैं जलूं, तड़पूं, टूट जाऊं
और फिर मेरी उस हालत को छिप कर देख कर आनंद लें। मैं यह सब पहले से जानता था, लेकिन कभी सच सामने नहीं लाया। मुझे विश्वास था कि अगर मैं धैर्य रखूंगा तो एक दिन उनका यह रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन अस्पताल में शेन चिंगली के मुंह से निकले हुए शब्द, पहले लू यानजी को बचाओ, उन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। तब मुझे समझ आया, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं, कैद बन जाते हैं। मैंने अपना सारा सामान कूड़ेदान में फेंक दिया, यहां तक कि 5 साल से पहनी हुई अपनी शादी की अंगूठी भी उतार कर फेंक दी। इतने में एक बुगाटी धीरे धीरे आंगन में आकर रुकी। शेन जिंगली और शेन यू लू यानजी को साथ लेकर घर लौट आई। तीनों गाड़ी से उतरे। हमेशा की तरह उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। शेन यू ने अपना छोटा सा चेहरा कठोर बनाए रखते हुए नौकरों को आदेश दिया, अंकल, लू अभी अस्पताल से लौटे हैं, उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वे कुछ दिन यहीं रहेंगे। सबसे अच्छा गेस्ट रूम तैयार करो, बिल्कुल मालिक के कमरे जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब कहते हुए माँ बेटी बार बार चोरी छिपे मेरी ओर देख रही थी। वे मेरे चेहरे पर जलन, गुस्सा या टूटे हुए दिल का कोई निशान तलाश रही थी। अगर यह पहले की बात होती तो मेरा दिल सचमुच चकनाचूर हो गया होता, लेकिन अब मेरी आंखों में उनके लिए एक भी आंसू बाकी नहीं था। मेरे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर दोनों के चेहरे हल्के से उतर गए। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि शायद उनका अभिनय अभी पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है, इसलिए वे जल्दी जल्दी लू यानजी को सहारा देकर अंदर ले गईं, ताकि अपना नाटक जारी रख सकें। लू यानजी भी खुद को इस घर का असली मालिक समझने लगा था। अंदर आते ही उसने सफेद गुलाबों की ओर देखकर कहा, ये फूल तो सुंदर हैं, लेकिन इस विला पर ज्यादा झंझते नहीं, यहां लाल गुलाब होने चाहिए। शेन चिंगली ने बिना एक पल घंवाए नौकरों को आदेश दिया कि मैंने अपने हाथों से लगाए सभी सफेद गुलाब उखाड़ दिए जाए और उनकी जगह चमकदार लाल गुलाब लगा दिए जाए। कुछ देर बाद उसने फिर शिकायत की, इन पर्दों का रंग बहुत उदास लगता है। माँ बेटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घर की सजावट बदलनी शुरू कर दी। जिस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था, देखते ही देखते उसकी पहचान तक मिटा दी गई। मैं पूरे समय शांत और भावहीन खड़ा रहा। लू यानजी ने बनावटी झिझक दिखाते हुए कहा, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहां रुका हूं, लेकिन मेरी वजह से इतना सब बदल दिया गया, कहीं मिस्टर जियांग नाराज तो नहीं होंगे? शेन चिंगली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसकी राय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रात के खाने का समय हुआ तो नौकर भोजन लेकर आए। माँ और बेटी दोनों पूरी तरह लू यानजी की सेवा संभाल में लगी रहीं। उसके लिए झींगे छील कर परोसे गए। शेन यू ने अपने हाथों से उसके कटोरे में सूप डाला, मानो मैं इस घर में मौजूद ही न हूं, जैसे मैं कोई अदृश्य परछाई हूं। मैं चुपचाप अपने विचारों में खोया बैठा था। जैसे ही मैंने मछली के सूप का एक घूंट लिया, अचानक एक बड़ा कांटा मेरे गले में बुरी तरह फंस गया। एक पल में मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने दोनों हाथों से अपना गला कसकर पकड़ लिया और हवा के लिए तड़पने लगा। ये देखकर शेन चिंगली और शेन यू दोनों के चेहरे डर से बदल गए। वे लगभग घबराकर मेरी ओर दौड़ पड़ने ही वाली थीं, लेकिन तभी लू यानजी ने भी अचानक अपना गला पकड़ लिया और दर्द से तड़पते हुए बोला, मेरे गले में भी कांटा फंस गया है। दोनों वहीं ठिठक गई। उनकी आंखों में साफ साफ संघर्ष दिखाई दे रहा था। आखिरकार उन्होंने अपना नाटक जारी रखने का फैसला किया। शेन चिंगली ने तुरंत लुयानजी को सिरका पीने के लिए दिया। शेन यू ने घबराकर नौकरों को निजी डॉक्टर बुलाने का आदेश दे दिया। उधर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं बेतहाशा उस कांटे को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नुकीला कांटा मेरे गले को अंदर तक चीरता चला गया। अगले ही पल मेरे मुंह से ताजा खून का फव्वारा निकल पड़ा और मेरी चेतना पूरी तरह समाप्त हो गई। जब मेरी दोबारा आंख खुली तब शेन चिंगली और शेन यू मेरी तरफ पीट के खड़ी थीं। वे दोनों नौकरों पर गुस्से से चिल्ला रही थीं। ये मछली का सूप किसने बनाया था? तुम लोगों ने तो लगभग मालिक की जान ही ले ली थी। सबके सब अभी के अभी निकल जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाकर बैठाया, कमजोर आवाज में कहा, उन्हें मत निकालो। मेरी आवाज सुनते ही मां बेटी दोनों एकदम पलटकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने शांत भावहीन आंखों से उनकी तरफ देखा। जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वे तुम दोनों हो, जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर इन नौकरों को दोष क्यों दे रही हो?
शेन जिंगली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हम ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, बल्कि यानजी के लिए कर रहे हैं। मैंने थक कर अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे से पूछा, आखिर तुम दोनों यह नाटक कब तक करती रहोगी? क्या कहा तुमने? माँ बेटी दोनों ने एक साथ भौहें सिकोड़ लीं, मानो उन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी ही न हो। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि तभी बटलर जल्दी जल्दी कमरे में आया। मैडम, मिस्टर लू को होश आ गया है। वे लगातार आपको ही बुला रहे हैं। शेन चिंगली और शेन यू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना एक पल की देरी किए मुड़ गई। शेन चिंगली ने जाते जाते बस इतना कहा, तुम आराम करो, हम यानाजी का ख्याल रखने जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों बिना एक बार भी पीछे देखे सीधे लू यानाजी के कमरे की ओर चली गई। उस दिन के बाद वे दोनों लू यानाजी पर पहले से भी ज्यादा प्यार लुटाने लगी। शेन चिंगली अपने हाथों से उसे दवा पिलाती, शेन यू हर समय उसके साथ रहती और लगातार उससे बातें करती रहती। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सब मुझे दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर लू यानाजी का जन्मदिन आया। पूरा शेन विला बेहद शानदार ढंग से सजाया गया था। मेहमान एक दूसरे से हैरानी से बातें कर रहे थे। लगता है शेन परिवार मिस्टर लू को बहुत महत्व देता है। सीईओ शेन सचमुच उनकी बहुत परवाह करती है। मिस्टर जियांग की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन उनके लिए तो कभी ऐसा जन्मदिन नहीं मनाया गया। यहां तक कि उनकी अपनी बेटी भी हमेशा लू यानाजी से ही चिपकी रहती है। बेचारे मिस्टर जियांग सच में कितने असफल पति हैं। लोगों की फुसफुसाहट मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। मैंने अपने ऊपर ही व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेर दी। हाँ, मैं सचमुच कितना असफल हूं। कौन यकीन करेगा कि यही माँ बेटी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उस प्यार को जताने का उनका तरीका यही है। हॉल के बीचों बीच महंगे दर्जी से सिलवाया हुआ शानदार सूट पहने लू यानजी बिल्कुल इस घर के असली मालिक जैसा लग रहा था। शेन चिंगली और शेन यू दोनों उसकी सुरक्षा करते हुए उसके दोनों ओर खड़ी थीं। उन्होंने उसे महंगे महंगे उपहार दिए, उसके साथ मिलकर मोमबत्तियां बुझाईं, उसके साथ जन्मदिन की इच्छा भी मांगी, लेकिन बीच बीच में उनकी निगाहें चुपके से मेरी ओर चली जाती थीं। वे मेरे चेहरे पर जलन, उदासी या दर्द का कोई निशान ढूंढ रही थी, जबकि मैं हॉल के एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठा था। मेरे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था, मानो इस पूरे समारोह से मेरा कोई संबंध ही न हो। मेरी इस बेरुखी से दोनों के चेहरे और भी भारी होते जा रहे थे। तभी लू यानजी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आवाज बेहद नरम थी। मिस्टर जियांग, आपने मेरे लिए जन्मदिन का क्या तोहफा तैयार किया है? मैंने उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिया। लू यानाजी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत दुखी होने का अभिनय किया। कैसे हो सकता है कि मेरे जन्मदिन पर कोई तोहफा ही ना हो? उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं? इतना कहते हुए उसकी नजर अचानक मेरे गले में पहने जेड के लॉकेट पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। यह लॉकेट कितना सुंदर है, क्यों ना इसे ही मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दे दीजिए। मैंने तुरंत उस लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। नहीं। लू यानजी की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने बेबसी से शेन चिंगली और शेन यू की तरफ देखा। शेन चिंगली की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उतार दो इसे। शेन यू ने तिरस्कार से कहा। सिर्फ पुराना सा जेड का टुकड़ा ही तो है। जब अंकल लू को पसंद आ गया है तो उन्हें दे दीजिए। पापा इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मैं कांपती आवाज में बोला। यह कोई साधारण जेड नहीं है। मेरी आवाज भर्रा गई। शेन चिंगली आगे बढ़ी और मेरे गले से हार झटके से खींच लिया। रस्सी मेरे गले में कस गई। गर्दन पर लाल निशान पड़ गया। जलन से मेरा गला जैसे आग की तरह जलने लगा। लू यानजी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, क्या मिस्टर जियांग सचमुच एक जेड का टुकड़ा भी नहीं देना चाहते? ज्यादा से ज्यादा बाद में मैं आपके लिए वैसा ही एक और खरीद दूंगा। मैंने कांपती आवाज में कहा। दुनिया की कोई भी चीज इसकी जगह नहीं ले सकती। ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है। शेन चिंगली कुछ पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर फिर वही बर्फ जैसी बेरुखी लौट आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वे कभी वापस नहीं आते। तुम्हें भी इन पुरानी यादों से बाहर निकलना चाहिए, तभी तुम अपने दर्द से उबर पाओगे।
ये कहते हुए उसने वह जेड का लॉकेट लू यानाजी के हाथों में रख दिया। मैंने साफ देखा, उसे पकड़ाते समय उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। शेन यूं भी बोली, बिल्कुल सही पापा, आप बहुत जिद्दी हैं। उस पल मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। क्या वे सचमुच इतना निर्दयी अभिनय कर सकती हैं? क्या उनका तथाकथित प्यार सिर्फ मुझे तड़पते देखने के लिए है? मैं लॉकेट वापस छीनने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक लू यानाजी के हाथ फिसल गए। ट्रैक! जेड का लॉकेट जमीन पर गिरा और अगले ही पल अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसकी आंखों की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। मैं घबरा कर जमीन पर बिखरे जेड के टुकड़े उठाने के लिए झुक गया। क्या कर रहे हो? लू यानजी ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे माफ